नमस्कार मित्रों, बीएफएम के विजय पथ के सेशन नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो ऑलरेडी आप लोग इस पथ पे चल चुके हैं जो कि विजय की ओर ले चलता है, और हमने 2 सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 3rd सेशन कवर करेंगे। यूनिट नंबर 13 के इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। केवल केस स्टडीज़ को आप इस तरह मत देखिए कि केस स्टडी आया है नहीं आया है, आप देखिए कि क्या कंसेप्ट आपको देके जा रहा है वही केस स्टडी, और वही कंसेप्ट आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा। आपने यदि यूनिट सेशन 1 और सेशन 2 अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, प्लीज़ जाकर देखें और अपना सुझाव ज़रूर दें। आपको जैसा भी लगता है ये सीरीज़ यदि आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ आप लिखें कि येस इट इज़ हेल्पिंग मी। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक सेंट्रल बैंक ऑफिशियल ने अपने रिपोर्ट में एक इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया है जो 1930s में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना। राइट, लिखा है सपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और यह इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? बेसल स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इसका ऑनरशिप कुछ सेंट्रल बैंक के पास है इंक्लूडिंग इंडिया भी इसका मेंबर है, और ये 6 बार मिलता है 1 साल में। राइट, और अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा इंस्टीट्यूशन हो सकता है। राइट, तो अभी तक हमने जिसके बारे में जिक्र किया, विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ दिस। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है IMF। देखिए IMF एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसका काम फाइनेंशियल असिस्टेंस और एडवाइस देना है उन कंट्रीज़ को जो इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, या बैंक ऑफ कंट्रीज़ तो है लेकिन बैंक फॉर सेंट्रल बैंक नहीं है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया है बैंक फॉर सेंट्रल बैंक, तो IMF इज़ नॉट द बैंक फॉर सेंट्रल बैंक लिखा है ना, तो दैट्स वाई दिस इज़ रॉन्ग आंसर। ठीक है, IMF फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है लेकिन उन कंट्री के लिए होते हैं जो लोन लेती है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है BIS बिल्कुल सही जवाब है। BIS का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1930s में, और इसका मेन काम है ग्लोबल मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। देखिए इस तरह सीखिए, उसका मेन काम क्या है कि ग्लोबल मॉनेटरी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। दूसरी बात यह कि यह बैंक फॉर सेंट्रल बैंक है, यानी अलग अलग कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक का ये सपोर्ट करता है। हेड क्वार्टर इसका बेसल स्विट्जरलैंड में है, और इंडिया के अलावा और भी काफ़ी सेंट्रल बैंक इसके हिस्से हैं, और इसका बोर्ड हर साल कम से कम 6 बार मिलता है ताकि ये स्ट्रेटजिक डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सके। राइट, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी BIS। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें कर रहा है वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक भी एक वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसका मेन फोकस है पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी कर रहा है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये भी नहीं होगा। राइट, तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, क्विकली समराइज कर लेते हैं। मैंने ये बताया कि जो BIS है इसको 1930 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका काम क्या है, इसका 2 काम मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और यह सेंट्रल बैंक का बैंक है, यानी उन्हें सपोर्ट करता है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। इसका हेड क्वार्टर है बेसल स्विट्जरलैंड में, और ऑफिस हांगकांग और मैक्सिको सिटी में भी है, और इसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है जिसमें बोर्ड स्ट्रेटजिक और पॉलिसी डिसीजन को मॉनिटर करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ये सवाल में ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये इंटरेस्टिंग MCQs है जिसमें एक इंटरनेशनल बैंक के कॉम्प्लायंस चैलेंज डिस्कस किए गए हैं। तो हम देखेंगे कौन सी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के एडॉप्शन के लिए बैंक प्रिपेयर कर रहा है। चलिए क्वेश्चन यह है कि एक इंटरनेशनल बैंक कॉम्प्लायंस के नए रूल अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। राइट, और उसके बाद है, लेकिन उसे कई कंट्रीज़ में अलग अलग अप्रूवल चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। राइट, अप्रूवल चैलेंज सामना पड़ रहा है, सिग्निफिकेंट अप्रूवल एफर्ट फ्रॉम सुपरवाइजर अक्रॉस जुरिडिक्शन। अब इन रेगुलेशन में एक एक्सपेंडेड अप्रोच चाहिए रिस्क मेजरमेंट अप्रूवल के लिए, और इसका कंपैरिजन मार्केट रिस्क अमेंडमेंट 1996 से किया जा रहा है। अब हमें बताना है कि यह कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। एक इंटरनेशनल बैंक कॉम्प्लायंस के नए रूल अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उससे कई कंट्री में अलग अलग अप्रूवल चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इन रेगुलेशन में एक एक्सपेंडेड अप्रोच चाहिए रिस्क मेजरमेंट अप्रूवल के लिए, और इसका कंपैरिजन मार्केट अमेंडमेंट 1996 से भी किया जा रहा है। अब हमें बताना है क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है प्रिपेयर कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करना। पहला ऑप्शन कर रहा है बेसल 1। देखिए बेसल 1 एक बेसिक फ्रेमवर्क था। राइट, कब आया था? 1988 में लॉन्च हुआ था, और इसका मेन फोकस किस पे था? इसका मेन फोकस था कैपिटल एडिक्वेसी पे। इट्स मेन फोकस वाज कैपिटल एडिक्वेसी।
राइट, यानी बैंक को कितना मिनिमम कैपिटल रखना चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे। बेसल 1 में इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स रिस्क मेजरमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी जिसे क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन चाहिए। ऑप्शन 2 का रहा है बेसल 2। देखिए बेसल 2 वो फ्रेमवर्क है जो कि 2004 में आया था। कब आया था? 2004 में आया था। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट के अप्रोच को एक्सपेंड किया गया था। इसमें बैंकों के रिस्क मेजरमेंट के अप्रोच के लिए अप्रूवल की ज़रूरत थी और यह कॉम्प्लायंस चैलेंज को और भी मुश्किल बनाता है जब मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो। बेसल 2 में होम और होस्ट कंट्री के सुपरवाइजरी अथॉरिटी के बीच ज़्यादा कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, जो मार्केट रिस्क अमेंडमेंट 1996 में भी देखा गया था, लेकिन बेसल 2 ने इसको और आगे बढ़ाया। तो क्वेश्चन के हिंट यही पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, तो यह ऑप्शन काफ़ी स्ट्रांग लगता है और यही सही आंसर है। फिर डॉट फ्रैग्रेंट ये तो नहीं है, ये यूएस स्पेसिफिक रेगुलेशन है जो कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में आया था, ये नहीं होगा। और वॉलकलर रूल भी नहीं होगा, ये भी डॉट फ्रैग्रेंट एक्ट का ही एक पार्ट है। तो इसका सही जवाब क्या है? बेसल 2। तो की पॉइंट्स हमने क्या क्या सीखे इस क्वेश्चन से? पहला हमने ये देखा कि बेसल 2 एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करता है और बैंक के इंटरनेशनल कॉम्प्लायंस और अप्रूवल को भी मुश्किल बनाता है। यह फ्रेमवर्क होम और होस्ट कंट्री के सुपरवाइजरी अथॉरिटी के बीच कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन डिमांड करता है, जो मार्केट रिस्क अमेंडमेंट 1996 में देखा गया था। बाकी ऑप्शन में तो फोकस इंटरनेशनल रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं है, फिर वो यूएस स्पेसिफिक रूल है जो यहाँ अप्लाई नहीं होते, राइट। तो ये आपको समझ में आया बेसल 2 का मेन मकसद क्या था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं। An international bank is implementing a regulatory framework that require it to maintain minimum capital, राइट। ये भी देखिए उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो सवाल ये कर रहा है कि एक इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है, एक इंटरनेशनल बैंक एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कर रहा है जिसमें उसको मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होगा अलग अलग टाइप के रिस्क कवर करने के लिए। देखिए पिछला क्वेश्चन में अलग था, यहाँ पे क्या था? पिछला क्वेश्चन में वो मल्टीपल कंट्रीज़ के चैलेंज को फेस कर रहा था, जिसमें एक होस्ट कंट्री था और वहाँ पे उसको होस्ट कंट्री और एक दो कंट्रीज़ के बीच में सुपरवाइजरी रोल का दिक्कत हो रहा था, ठीक है, और उनको मार्केट रिस्क अमेंडमेंट के अनुसार रिक्वायरमेंट को फेस करना पड़ा था। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या दिक्कत है? एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंटरनेशनल बैंक जिसमें उसको मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होगा अलग अलग टाइप के रिस्क कवर करने के लिए, जैसे कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। हर रिस्क के लिए स्पेसिफिक कैपिटल कैलकुलेशन मेथड दिए गए हैं। अब हमें यह बताना है यह कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। देखिए जैसे लिखा है ना कि क्रेडिट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच IRB बोलते हैं, और IRB एडवांस अप्रोच। मार्केट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच विद मैच्योरिटी और ड्यूरेशन मेथड, राइट। तो अब सवाल है कि ये कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है बैंक इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नहीं कर रहा है बेसल 1। देखिए बेसल 1 एक पहला इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था जो मेनली बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह सिर्फ क्रेडिट रिस्क को कवर करता था। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, यह क्या किसको कवर करता है? मात्र क्रेडिट रिस्क को। ये मार्केट रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल मेंटेन करना कंपलसरी नहीं था। बेसल 1 में स्टैंडर्ड कैलकुलेशन मेथड दिया गया, बट ये सिनेरियो का मेथड और अलग अलग अप्रोच के साथ मैच नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। क्यों? देखिए क्योंकि इसमें बेसल 1 ने मात्र एक रिस्क पे था, क्रेडिट रिस्क। यहाँ पे आप सब रिस्क देखिएगा, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, सब रिस्क देखिएगा। ऑप्शन बी का रहा है बेसल 2 का पिलर 1। बिल्कुल सही बात है। बेसल 2 का पिलर 1 का फोकस है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट करना। फिर 2-3 पिलर होते हैं, आपको पता होगा। तो पहला पिलर का यही होता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यही पॉइंट क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। बेसल 2 में क्रेडिट रिस्क के लिए 3 अप्रोच है। कौन कौन से अप्रोच आपको पता ही होगा? एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, एक IRB फाउंडेशन अप्रोच है और एक IRB एडवांस अप्रोच है। मार्केट रिस्क के लिए 2 अप्रोच दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्डाइज अप्रोच और मैच्योरिटी और ड्यूरेशन मेथड। और ऑपरेशनल रिस्क के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच और स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो यह फ्रेमवर्क क्वेश्चन के साथ परफेक्टली मैच करता है, तो यही हमारा सही जवाब है। और ये दोनों तो होगा नहीं, C और D तो होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन से हम क्या समझे कि बेसल 2 का पिलर 1 में बैंक को मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होता है 3 रिस्क के लिए, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज, IRB फाउंडेशन और IRB एडवांस। मार्केट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज और इंटरनल मेथड, और ऑपरेशनल रिस्क के लिए BIA स्टैंडर्डाइज एडवांस मेजरमेंट अप्रोच है, राइट। यही चीज़ यहाँ समझाया जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने दोस्तों, बहुत कुछ क्लियर होगा इस क्वेश्चन से, राइट। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक बैंक जो है 1 अक्टूबर 2021 को 1 अक्टूबर 2021 से इफेक्टिव कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अपना कैपिटल रेशियो को रिव्यू कर रहा है। वो देख रहा है कि उसका कैपिटल रेशियो है कितना, राइट। अब देखिए रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है
कि जो मिनिमम CET1 है वो 5.5% होना चाहिए, जो CCB है वो 2.5% होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर CET1 का पार्ट होता है ये। और उसके बाद क्या कर रहा है इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 8% होगा, मतलब मिनिमम CET1 प्लस CCB का रिक्वायरमेंट 8% होगा। जो एडिशनल Tier 1 कैपिटल है उसका रिक्वायरमेंट है 1.5%। और यदि आप CET1 यानी 5.5% और 1.5% जोड़ दीजिए तो यानी 7% हो जाएगा, जिसको मिनिमम Tier 1 कैपिटल रेशियो बोलते हैं। यही होता है ना CET1 प्लस AT1, मिनिमम Tier 1 कैपिटल का मिनिमम अमाउंट। और Tier 2 कैपिटल को जो है 2% पे रखा गया है। और जो MTC आ रहा है Tier 1 प्लस Tier 2 वो 9% होगा। ठीक है, तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए हो क्या रहा है कि CET1 रेशियो को मिनिमम हमने कितना रखा 5.5%। कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी 2.5% होना चाहिए, जो CET1 से मेंटेन किया जाता है। आपको पता है ना CCB कहाँ से मेंटेन करते हैं हम लोग, CET1 से ही तो मेंटेन करते हैं। इसे टोटल CET1 प्लस CCB कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। एडिशनल Tier 1 कैपिटल का रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1.5%, और जो आपका मिनिमम Tier 1 कैपिटल रेशियो है वो 7% हो जाता है, और Tier 2 कैपिटल को 2% पे रखा गया है। तो इस बेसिस पर जो मिनिमम टोटल कैपिटल MTC है वो कितना हो जाता है 9% हो जाता है। और अगर हम CCB को MTC में ऐड करें तो मिनिमम टोटल कैपिटल कितना आ जाता है 11% आ जाता है, राइट। तो आपसे सवाल ये है कि टोटल कैपिटल का मिनिमम परसेंटेज क्या है जो बैंक को अपने रिस्क वेट एसेट से मीट करना होगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, टोटल कैपिटल का जिसमें अंदर CCB भी इंक्लूडेड है उसका मिनिमम परसेंटेज क्या है जो बैंक को अपने RWA से मीट करना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा है 8%। देखिए यह तब होता अगर सिर्फ दो चीज़ होता, एक CET1 होता और दूसरा CCB की ज़रूरत होती। लेकिन यहाँ पे CET1 मिनिमम है 5.5% और CCB मिनिमम है 2.5%, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8% होगा। लेकिन क्वेश्चन में Tier 1 और Tier 2 कैपिटल दोनों कह रहा है, राइट। तो यह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फिर भी कह रहा है 9%, तो 9% कैपिटल तब बनता है जब Tier 1 आप 7% ले लीजिए और Tier 2 कैपिटल 2% ले लीजिए, कंबाइन करते हैं। लेकिन यहाँ कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी ऐड करना है, CCB भी ऐड करना है, लिखा है ना इंक्लूडिंग द CCB, इसलिए ये भी नहीं होगा। 10% की बात करें तो 10% का रिक्वायरमेंट भी यहाँ फिट नहीं बैठता है, क्योंकि यह तब होता है जब सिर्फ कुछ कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हमको MTC तो लेना ही लेना है जिसके अंदर Tier 1 Tier 2 दोनों आएगा, और एक CCB भी लेना है, इसीलिए 10% भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन कह रहा है 11%, ये सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। क्योंकि देखिए इसके अंदर हमारा MTC भी आ जाता है प्लस CCB भी आ जाता है, राइट। तो MTC कितना है 9% है, CCB कितना है 2.5% है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है, इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है कि CET1 रेशियो का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है 5.5% है। और CCB को यदि इसमें हम ऐड कर दें, CCB को याद कर, CCB होता है 2.5%, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट 8% का हो जाता है। तो और मैंने आपको बताया था कि Tier 1 जो है मिनिमम जो है वो कितना है 7% का होता है, और Tier 2 जो है वो 2% का होता है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो MTC कितना आ जाएगा, MTC आ जाएगा 9% मिनिमम टोटल कैपिटल। और मिनिमम टोटल कैपिटल में CCB को ऐड कर दीजिए, MTC में आप CCB को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11% हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स यदि चीज़ें क्लियर हो रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ये वीडियो को, ताकि ये वीडियो और भी CIB एस्पिरेंट तक पहुँचे। आपके एक लाइक से वीडियो और भी लोगों तक पहुँचेगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि ABC बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे कोई ABC बैंक है वो अपने कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो के रिस्क वेट डिसाइड करने के लिए कुछ डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग कंसीडर कर रही है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो के रिस्क वेट को डिसाइड करने के लिए कुछ डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रेटिंग को कंसीडर कर रही है। किसके रेटिंग को, डोमेस्टिक CRA मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो RBI गाइडलाइन के हिसाब से कौन से एजेंसी का रेटिंग या बैंक को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या लिखा है, डोमेस्टिक, मतलब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये सवाल है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ICRA। देखिए ICRA की लिमिटेड RBI के अप्रूव डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी में से है, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। देखिए यह एक रिनाउंड एजेंसी है पर ये RBI के अप्रूव्ड डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड। तो ये भी एक्यूट रेटिंग भी RRB के अप्रूवल लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी RBI के। और लास्ट कर रहा है इन्फोमेट्रिक वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी RBI के रूल के हिसाब से जून 2017 के बाद से अप्रूव्ड है, तो यह भी सही ऑप्शन है।
और ये भी एक्यूट वाला भी है। तो हमने क्या देखा, ICRA, एक्यूट और इन्फोमेट्रिक, ये तीनों की तीन जो है हमारे डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के कैटेगरी में आते हैं। पिछले और यही पूछ लिया गया था, इनमें से कौन सा डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कौन सा नहीं है, राइट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप मान लीजिए कि वही ABC बैंक है, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर के रिस्क वेट असाइन करने के लिए किसी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंसल्ट करना चाहती है। फिर से सुनिए मेरा सवाल, यही ABC बैंक है, अब वो क्या कर रही है, जो आप देखिए ऑब्वियस सी बात है, बैंक है तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होगा। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर के रिस्क वेट असाइन करने के लिए किसी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंसल्ट करना चाहती है, तो RBI के गाइडलाइन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। आप देखिए 4 ध्यान दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें इंटरनेशनल CRA है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला कह रहा है S&P, बिल्कुल ये एक ग्लोबल अप्रूव्ड इंटरनेशनल क्रेडिटिंग एजेंसी है। मूडीज़, ये भी RBI के अप्रूव्ड एजेंसीज में से है, तो ये ऑप्शन भी सही है। फिर फिच रेटिंग भी RBI के गाइडलाइन में आता है, और DBRS मॉर्निंग स्टार, इसको भी RBI अप्रूव। तो हमने क्या देखा कि देखिए DBRS मॉर्निंग स्टार को रेटिंग एजेंसी के लिस्ट में नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो ABC इसका सही जवाब। S&P, मूडीज़ और फिच रेटिंग, ये सब हमारे इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि ट्रेडिंग बुक फॉर मार्केट रिस्क। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है, XYZ बैंक मार्केट रिस्क के कैपिटल चार्ज कैलकुलेट कर रही है ट्रेडिंग बुक के इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर। ठीक है, बेसिकली हमें कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करना है मार्केट रिस्क के लिए, और किस बेसिस पर, ट्रेडिंग बुक के इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग बुक इंस्ट्रूमेंट। तो RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग बुक में कौन से इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी इन STM, दूसरा है सिक्योरिटी इन STC, ओपन गोल्ड पोजीशन, ओपन फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सिक्योरिटी इन STM, इसका मतलब क्या होता है, देखिए STM होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी। तो हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी को ट्रेडिंग बुक में नहीं इंक्लूड किया जाता, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड किए जाते हैं और ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होता। तो मतलब मैच्योरिटी तक होल्ड कीजिए, तो ऑब्वियस ही बात है ये लॉन्ग टर्म होगा, तो लॉन्ग टर्म होगा तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होगा, ये नहीं होगा। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, बिल्कुल सही बात है, वो सिक्योरिटी होती है उन्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेड के लिए रखा जाता है, तो यह ट्रेडिंग बुक में इंक्लूड होता है, ये ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है ओपन गोल्ड पोजीशन लिमिट, देखिए ओपन गोल्ड पोजीशन लिमिट भी ट्रेडिंग बुक का हिस्सा होता है मार्केट रिस्क के लिए, तो ये ऑप्शन भी सही है। फिर कह रहा है ओपन फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट, तो ये भी देखिए ओपन फॉरेक्स पोजीशन भी मार्केट रिस्क में कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करते हुए ट्रेडिंग बुक का हिस्सा होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमने क्या देखा कि B, C और D ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। RBI गाइडलाइन के हिसाब से ट्रेडिंग बुक में हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ओपन गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन इंक्लूड होते हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क के अंदर इंक्लूड होते हैं, ट्रेडिंग बुक में इंक्लूड होते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि ABC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में स्पेसिफिक रिस्क का कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट RBI गाइडलाइन के हिसाब से स्पेसिफिक रिस्क चार्ज के लिए सही है। तो देखिए XYZ यहाँ पे आई थिंक ये क्वेश्चन जो है स्किप हो गया है यहाँ पे, ये चल पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे कोई ABC बैंक है, उसको कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक रिस्क के लिए पोर्टफोलियो में। तो देखिए ABC बैंक अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को एवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास बहुत सारा सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो है, उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को एवेल्युएट कर रहे हैं। तो बैंक को दोनों चीज़ कंसीडर करना है, पहला स्पेसिफिक रिस्क और दूसरा जनरल मार्केट रिस्क, ठीक है। प्रत्येक सिक्योरिटी का जो कि देखिए अब इनका पोर्टफोलियो है, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, और इन सभी सिक्योरिटीज़ का इनको 2 चीज़ कंसीडर करना है, स्पेसिफिक रिस्क और जनरल मार्केट रिस्क। तो RBI का रेगुलेशन के कारण बैंक को परमिट किया गया है टू होल्ड शॉर्ट टर्म पोजीशन इन डेरिवेटिव एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी शॉर्ट टर्म पोजीशन को वो डेरिवेटिव या सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में होल्ड कर सकती है, जबकि लॉन्ग टर्म को लॉन्ग पोजीशन को दूसरे सिक्योरिटी के फॉर्म में अलाउ किया गया है। चलिए आप सवाल देखते हैं। तो ABC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में स्पेसिफिक रिस्क का कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट RBI गाइडलाइन के हिसाब से स्पेसिफिक रिस्क चार्ज के लिए सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्पेसिफिक रिस्क चार्ज प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स प्राइस मूवमेंट फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फैक्टर रिलेटेड टू इशूअर, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज का मेन पर्पस होता है इशूअर से रिलेटेड फैक्टर की वजह से प्राइस मूवमेंट का रिस्क कवर करना। क्या मैंने बोला, जो इशूअर हैं, जिन्होंने इशू किया है, उनसे जो भी फैक्टर रिलेटेड है उसकी वजह से प्राइस मूवमेंट का रिस्क कवर करना, जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी पर इफेक्ट डालता है। ऑप्शन भी क्या कर रहा है, स्पेसिफिक रिस्क चार्ज अप्लाई ओनली टू शॉर्ट पोजीशन इन सिक्योरिटी। अब क्या लगता है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्पेसिफिक रिस्क चार्ज सिर्फ शॉर्ट पोजीशन पर नहीं बल्कि लॉन्ग पोजीशन पर भी अप्लाई होता है, दिस इज रॉन्ग।
ऑप्शन सी का है स्पेसिफिक रिस्क चार्ज अप्लाई टू बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, बट शॉर्ट पोजीशन आर लिमिटेड टू डेरिवेटिव एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऑप्शन सही है क्योंकि इंडिया में आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से बैंक को सिर्फ से डेरिवेटिव और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने की परमिशन है। मैंने बोला ना आपको, डेरिवेटिव और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, राइट। बाकी सिक्योरिटी में शॉर्ट पोजीशन अलाउड नहीं है। ऑप्शन डी का रहा है स्पेसिफिक रिस्क चार्ज ओनली अप्लाई टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ये तो साफ गलत है क्योंकि स्पेसिफिक रिस्क चार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के इशूअर रिलेटेड रिस्क पर अप्लाई होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंड सी, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिस्क चार्ज का मेन फोकस इंडिविजुअल सिक्योरिटी के इशूअर रिलेटेड फैक्टर से प्राइस मूवमेंट के रिस्क को कवर करना है, और ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन पे अप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। क्वेश्चन है कि XYZ बैंक है जिसके पास अलग अलग करेंसीज में ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, राइट, और मार्केट रिस्क के कैपिटल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा गया है। यानी जनरल मार्केट रिस्क के कैपिटल चार्ज को कौन सा बैंक अप्रोच यूज करे, आइए डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है यूज अ सिंगल मैच्योरिटी लैडर फॉर ऑल करेंसी कंबाइंड। तो ये गलत है। देखिए आरबीआई गाइडलाइन क्या कहता है कि बैंक को हर करेंसी के लिए अलग मैच्योरिटी लैडर रखनी चाहिए। तो यदि मतलब कि यदि एक कोई करेंसी है तो उसका अपना क्या होगा, मैच्योरिटी लैडर होगा। फिर सेकेंड करेंसी है, इसका अपना मैच्योरिटी लैडर होगा। थर्ड करेंसी है, इसका अपना मैच्योरिटी लैडर होगा, राइट। तो ये चीज़ है। ऑप्शन बी कह रहा है यूज सेपरेट मैच्योरिटी लैडर फॉर ईच करेंसी एंड कैलकुलेट चार्जेस इंडिविजुअली। देखिए ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि आरबीआई कहता है कि बैंक हर करेंसी के लिए अलग मैच्योरिटी लैडर यूज करे और हर करेंसी का कैपिटल चार्ज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करे। मतलब फॉर ईच एंड एवरी करेंसी द बैंक शुड यूज सेपरेट मैच्योरिटी लैडर, राइट। तो ये ध्यान रखना है। और फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि सम कैपिटल चार्ज अक्रॉस ऑल करेंसी विथ नो ऑफसेटिंग बिटवीन अपोजिट पोजीशन। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। जब हम अलग करेंसी के चार्जेस ऐड करते हैं तो अपोजिट पोजीशन को ऑफसेट नहीं करते, सीधा सम होता है, राइट। ऑप्शन डी कह रहा है ऑफसेट लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन अक्रॉस करेंसी टू रिड्यूस कैपिटल चार्ज। गलत है। आरबीआई गाइडलाइन ऑफसेट करने की परमिशन नहीं देते, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन को क्रॉस करेंसी में बैलेंस आउट नहीं करते। दोस्तों ये जो हमारा मार्केट रिस्क है ना, इसमें एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिसअलाउंस बोलते हैं। इससे केस स्टडी बराबर आता है और इस वीडियो एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है डिसअलाउंस के केस स्टडी को एक्सप्लेनेशन के लिए। आपको मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो डिसअलाउंस का वीडियो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट बताई गई है ना, उसे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे यदि आप कंसेप्ट को समझ लेंगे और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने क्या देखा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमने देखा। तो याद रखिए कि बैंक को हर करेंसी का सेपरेट लैडर चाहिए और चार्जेस को ऐड करना है बिना ऑफसेट किए। तो याद रखिए सेपरेट करेंसीज और नो ऑफसेटिंग का रूल फॉलो करना जरूरी है। 2 वर्ड याद रखिए। पहले क्या वर्ड बताया, सेपरेट करेंसीज, और दूसरा वर्ड क्या बताया आपको, नो ऑफसेटिंग, राइट। रिमेंबर दीज 2 कीवर्ड्स एंड दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलिए अगली सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए कह रहा है कि डीईएफ बैंक जो है अपने ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट कर रही है। एक स्ट्रॉन्ग सीआरआर ये मेंटेन कर रही है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, लेकिन बैंक के मैनेजमेंट ने कुछ एडिशनल रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं जो कि ना ही फुल्ली कैप्चर हो रहे हैं और ना ही ओमिट हो रहे हैं सीआरआर के कैलकुलेशन में, और ये रिस्क का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा बैंक की स्टेबिलिटी पे, और इसको हम लोग इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से एड्रेस करना है, राइट। तो ये डीईएफ बैंक की कहानी है, आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आइडेंटिफाइड बाय डीईएफ बैंक इज नॉट फुल्ली कैप्चर्ड अंडर द रेगुलेटरी सीआरआर। इनमें से कौन सा रिस्क जो है, तो सवाल है कि डीईएफ बैंक अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इवैल्यूएट कर रहा है और कुछ एडिशनल रिस्क पे फोकस कर रहा है जो रेगुलेटरी सीआरआर में फुल्ली कवर नहीं हो रहे। तो कौन, पहले तो ये जानेगा ना कि हाँ ये रिस्क जो है हमारे रेगुलेटरी सीआरआर में कवर नहीं हो रहा है, आखिर वो कौन सा रिस्क है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। वो कौन सा रिस्क है? तो पहला कह रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। देखिए यह रिस्क जो है, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है सीआरआर की कैलकुलेशन में फुल्ली कवर नहीं होता है, क्योंकि यह ट्रेडिंग बुक के मार्केट रिस्क से रिलेटेड नहीं है, राइट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रेडिंग बुक मार्केट रिस्क। इसी वजह से यह रिस्क सीआरआर में कैप्चर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन बी कह रहा है क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क। समझिए यह भी एक ऐसा रिस्क है जो सीआरआर में कवर नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन रिस्क डायरेक्टली ट्रेडिंग बुक से नहीं जुड़ता। ऑप्शन सी कह रहा है लिक्विडिटी रिस्क। देखिए लिक्विडिटी रिस्क भी सीआरआर कैलकुलेशन में पूरा कंसिडर नहीं होता, क्योंकि सीआरआर प्राइमरली मार्केट रिस्क और ट्रेडिंग बुक पे फोकस करता है। देखिए जो हमारा मार्केट रिस्क है और जो हमारा ट्रेडिंग बुक है उस पर फोकस करता है। ऑप्शन डी कर रहा है मार्केट रिस्क, ये गलत है। मार्केट रिस्क सीआरआर में कवर्ड होता है, क्योंकि सीआरआर ट्रेडिंग बुक और मार्केट रिस्क को इंक्लूड करता है। तो हमने क्या देखा कि इसका सही जवाब है ए, बी एंड सी। तो याद रखिए कि इंटरेस्ट रेट रिस्क
जो कि बैंकिंग बुक का पार्ट है। क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क CRAR में फुल्ली कैप्चर नहीं होते, मतलब बैंक को इन रिस्क के लिए इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इस पार्टिकुलर केस स्टडी में हमने देखा कि मार्केट रिस्क और अलग रिस्क को हैंडल करने का गाइडलाइन क्या कहता है। सिंपल रूल याद रखें, ट्रेडिंग बुक और मार्केट रिस्क CRAR में कवर होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन, लिक्विडिटी, बैंकिंग बुक के इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए अलग प्रैक्टिसेस जरूरी हैं, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है कि कौन सा रिस्क हमारे CRAR के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कवर नहीं होता है, कौन सा कवर्ड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि DF बैंक अगर एक्सटर्नल वेंडर के स्टैंडर्डाइज्ड क्रेडिट मॉडल बिना किसी मॉडिफिकेशन का यूज करे तो कौन सा रिस्क ज़्यादा होगा। फिर से समझिए, ये जो DF बैंक है, यदि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल वेंडर है, यहाँ पे की पॉइंट देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक्सटर्नल वेंडर। तो यदि किसी एक्सटर्नल वेंडर के स्टैंडर्डाइज्ड क्रेडिट रिस्क मॉडल राइट बिना किसी मॉडिफिकेशन का यूज करे, देयर शुड बी नो मॉडिफिकेशन, विदाउट मॉडिफिकेशन का यूज करें, तो इनमें से कौन सा रिस्क ज़्यादा होगा। पहला कह रहा है क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क। देखिए यह गलत है, क्योंकि क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क तब होता है जब बैंक के पास या कुछ लिमिटेड बोरोवर पे हाई एक्सपोजर हो। देखिए समझिए, कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास बोरोवर लिमिटेड है और इसी लिमिटेड बोरोवर पे जो एक्सपोजर है वो क्या है, हाई है, राइट। तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन रिस्क बोलेंगे। तो यह स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल के रिलायंस से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, स्टैंडर्डाइज्ड क्रेडिट रिस्क मॉडल, राइट। चलिए ऑप्शन बी कह रहा है मॉडल रिस्क। मॉडल रिस्क को हमने पिछले लेक्चर में देखा था यूनिट 12 में। देखिए यही सही आंसर है। मॉडल रिस्क का मतलब होता है कि बैंक एक्सटर्नल मॉडल को बिना अपने नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई किए यूज करता है, तो वो रिस्क प्रोफाइल या क्रेडिट रिस्क को एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल मॉडल है, उसको आपने अपने नीड के हिसाब से मॉडिफाई किया नहीं और उसको आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो वो जो मॉडल रिस्क है वो प्रोफाइल या क्रेडिट रिस्क को एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर पाएगा ना। तो ये ऑफ द सेल्फ हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑफ द सेल्फ, राइट। तो ऑफ द सेल्फ मॉडल हो सकता है। तो DF बैंक के यूनिक सिचुएशन के लिए एक्यूरेट ना हो, जो गलत रिस्क असेसमेंट या इनएडिक्वेट कैपिटल बफर की तरफ ले जा सकता है। तो ऑब्वियसली ये हमारा मॉडल रिस्क इसका सही जवाब होगा। लिक्विडिटी रिस्क की यदि हम बात करें तो ये भी गलत है। लिक्विडिटी रिस्क तब आता है जब बैंक अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को टाइम पे मीट नहीं कर पाता, तो मॉडल पे रिलायंस से लिक्विडिटी रिस्क डायरेक्टली नहीं होता। इफ़ यू टॉक अबाउट द रेपुटेशनल रिस्क, तो यह भी इनकरेक्ट है। रेपुटेशनल रिस्क तब होता है जब बैंक के ऊपर लोगों का ट्रस्ट इम्पैक्ट होता है, जैसे किसी स्कैंडल या पब्लिक परसेप्शन से। तो मॉडल यूजेज डायरेक्टली इस रिस्क को इम्पैक्ट नहीं करते, राइट। तो हमने क्या देखा, इसका सही जवाब है हमारा मॉडल रिस्क। तो मॉडल रिस्क मतलब अगर DF बैंक अपनी यूनिक रिस्क को ध्यान में रखे बिना एक्सटर्नल मॉडल पे डिपेंड करे तो उनका रिस्क असेसमेंट एक्यूरेट नहीं होगा। याद रखें, कस्टमाइज मॉडल या इन हाउस एडजस्टमेंट से ये रिस्क कम हो सकता है, राइट। तो बैंक को क्या करना चाहिए, अपने यूनिक रिस्क को ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल मॉडल पे डिपेंड करें, राइट। ये चीज़ है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सिनेरियो रेपुटेशनल रिस्क को इलस्ट्रेट कर रहा है बैंक के लिए। पहला कह रहा है फेलियर टू मीट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ड्यू टू पुअर लिक्विडिटी। नहीं, ये तो रेपुटेशनल रिस्क नहीं होगा, क्योंकि यह लिक्विडिटी रिस्क है। जब आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी लिक्विडिटी पुअर थी, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, रेपुटेशन का डायरेक्टली नहीं। फिर कह रहा है नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन लॉ सूट। हाँ, ये सही जवाब है। रेपुटेशनल रिस्क का मतलब है कि बैंक के रेपुटेशन या पब्लिक ट्रस्ट का इंपैक्ट होना। अगर बैंक किसी लीगल इशूज़ या लॉ सूट में फंस जाए तो लोगों के माइंड में बैंक की इमेज खराब हो सकती है, तो डायरेक्टली रेपुटेशनल रिस्क का एग्जांपल है। फिर कह रहा है हाई एक्सपोजर टू अ सिंगल बोरोवर लीडिंग टू अ क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क। अब ये तो गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे बैंक का एक्सपोजर सिर्फ एक या कुछ बोरोवर पे हाई है, यह रेपुटेशन का डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। ऑप्शन डी कह रहा है अंडर एस्टिमेटिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है जो बैंकिंग बुक पे इम्पैक्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट रेपुटेशन पे नहीं। तो सही जवाब हमने क्या देखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, राइट। कि इस लॉसूट या स्कैंडल की वजह से बैंक की इमेज पर इम्पैक्ट पड़ना, रेपुटेशन रिस्क में लोगों का ट्रस्ट टूट सकता है, राइट। तो ये की पॉइंट है। तो हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से 3 तरह के रिस्क को डिस्कस किए, क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क, मॉडल रिस्क, और अभी हमने देखा रेपुटेशनल रिस्क के बारे में। अब चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि ABC बैंक जो है अपने कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रेटजी को रिव्यू कर रही है, ताकि बेसल का जो कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क है उससे अलाइन कर सके। और इसमें आपको पता होगा 3 की पिलर्स हैं।
तो अब देखिए, एज अ पार्ट ऑफ दिस अप्रोच द बैंक मस्ट ऑल्सो अडेयर टू द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, SRP बोलते हैं इसको, एंड ऑल्सो उसके अंदर 4 की प्रिंसिपल है जो कि पिलर 2 के अंदर आउटलाइंड है। तो बैंक का जो इंटरनल टीम है और सुपरवाइजर है वो एक साथ काम करते हैं ताकि इंश्योर करें कि कैपिटल लेवल मेंटेन्ड हो एबव द मिनिमम रिक्वायर्ड रेशियो। तो पहला सिनेरियो देखिए ऐसा है कि ABC बैंक एडहेरेंस टू द बेसल कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क इन्वॉल्व इंश्योरिंग इट हैज़ एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड मीटिंग मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ द बेसल फ्रेमवर्क 3 पिलर। बहुत अच्छा सवाल है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पिलर 2 के प्रिंसिपल 3 के अकॉर्डिंग सुपरवाइजर का, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है हमारा पार्ट है, कंपोनेंट है बेसल फ्रेमवर्क के 3 पिलर का। अभी मैंने आपको बताया इसका 3 पार्ट होता है, एक होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक होता है SRP और एक होता है मार्केट डिसिप्लिन। ये तीनों कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल फ्रेमवर्क के 3 पिलर कहलाते हैं। फिर कर रहा है कि अंडर पिलर 2 ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस इंक्लूड 4 की प्रिंसिपल, 4 की प्रिंसिपल होता है, अभी मैंने बताया आपको। तो सवाल ये है कि पिलर 2 के प्रिंसिपल 3 के अकॉर्डिंग सुपरवाइजर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग ABC बैंक का कैपिटल लेवल। पहला ऑप्शन कर रहा है कि सुपरवाइजर शुड एंश्योर दैट बैंक ओनली मीट द मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो। तो गलत है ये, क्योंकि प्रिंसिपल 3 के हिसाब से सिर्फ मिनिमम रेशियो मीट करना सफिशिएंट नहीं है, या भैया बैंक, तो ये में ध्यान रखना है कि केवल आप प्रिंसिपल 3 के हिसाब से यदि मिनिमम रेशियो मीट करना सफिशिएंट नहीं है, या प्रिंसिपल बैंक को मिनिमम से ऊपर कैपिटल रखने का बोलता है। ऐसा नहीं कि आप केवल मिनिमम रिस्क मेंटेन किए बस हो गया, नहीं, आपको मिनिमम से ऊपर लेवल मेंटेन करना है। ऑप्शन बी कर रहा है कि सुपरवाइजर शुड रिक्वायर ABC बैंक टू ऑपरेट एबव द मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो। बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल 3 यही कहता है कि सुपरवाइजर बैंक से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिनिमम रेशियो से ऊपर ऑपरेट करें, राइट, ताकि अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से प्रोटेक्शन हो, इसे इस एक्स्ट्रा बफर की वजह से रिस्क मैनेज करना इजी होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि सुपरवाइजर शुड अवॉइड इंटरवीनिंग इफ द बैंक कैपिटल लेवल फ्लक्चुएट। गलत है, प्रिंसिपल 3 में सुपरवाइजर का रोल प्रोएक्टिव कहा गया है। क्या रोल है? प्रोएक्टिव, ठीक है, प्रोएक्टिव समझते हैं ना, मतलब कि यानी वो बैंक की कैपिटल पोजीशन पे रेगुलरली नज़र लगाए रखे, इसको प्रोएक्टिव अप्रोच कहा जाता है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि सुपरवाइजर शुड फोकस सोलली ऑन असेसिंग ऑपरेशनल रिस्क। यह भी गलत है, सुपरवाइजर का रोल सिर्फ ऑपरेशनल रिस्क तक लिमिटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 13 थोड़ा लेंदी है, तो इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा वीडियो, जिसमें मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस विल हेल्प अस इम्प्रूव। एंड इफ यू वांट टू इनरोल इन आवर BFM क्रैश कोर्स प्रोग्राम, so you can WhatsApp me on this particular number, because this crash course program will help you to cover the entire syllabus in the shortest span of time using the smart study technique. So let's continue, let's finish our lesson for today. Thank you.